आखिर क्यों नोटा? कहीं तो कोई व्यक्ति होगा जो जनता के मुद्दों को लेकर के बात कर रहा होगा। ना तो एट्रोसिटी में संशोधन हो रहा है, ना सरकार आरक्षण खत्म कर रही है और ना ही सवर्ण आयोग लागू हो रहा है। विधानसभा में सबसे ज्यादा लोग सवर्ण आयोग के हैं। आखिर दिक्कत कहां है? चुनाव आयोग के द्वारा या किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा या सरकारी विभाग के द्वारा आज तक नोटा का प्रचार प्रसार या अवेयरनेस कैंप पब्लिक के बीच में नहीं किया गया। वेलफेयर फंड हर साल रिलीज होता है भारत के अंदर। 1,35,000 करोड़ रुपए SC ST के वेलफेयर के लिए दिया जाता है। 1,35,000 करोड़ रुपया दिया जाता है। और जनरल कैटेगरी के लिए क्या दिया था? अ बिग जीरो। आप कहते हैं जातिगत आरक्षण में संशोधन, या जातिगत आरक्षण में दुनिया भर का संशोधन हो चुका है। हमारा बच्चा पैदा भी नंगा होता है, मरता भी नंगा है। सारा हिमाचल डोल रहा है, नोटा नोटा बोल रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। न्यूज प्लस के इस कार्यक्रम में हर शाम 6 बजे हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है, समाज के बीच में एक अलख जगाते हैं। पिछले कई वर्षों से समाज के बीच में जा रहे हैं जितेंद्र राजपूत जी। जितेंद्र राजपूत वर्तमान समय में जहां सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को लेकर के छींटाकशी कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर के जा रहे हैं, वहीं जितेंद्र राजपूत पहल कर रहे हैं नोटा को लेकर के कि इस समय कोई भी व्यक्ति खास करके कुल्लू जिला के अंदर जो है सही तरीके से ना तो टिकट आवंटन हुआ है और ना ही सही नेता इस बीच चुनाव मैदान में है। तो नोटा का विरोध, नोटा के पक्ष में लगातार ये प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नोटा का जरूर इस्तेमाल करें। जितेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों नोटा? कहीं तो कोई व्यक्ति होगा जो जनता के मुद्दों को लेकर के बात कर रहा होगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज प्लस का टीम का और न्यूज प्लस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मंच दिया, जिस मंच के माध्यम से मैं आप तक, आपके माध्यम से जनता तक और समाज तक, आज के वोटर्स तक अपने विचारों को रख सकूं। तो जैसा आपने कहा कि कुछ तो या कोई तो ऐसा नेता होगा कि जिसको हम सपोर्ट करें या हम नोटा की तरफ ना जाएं। सर, मेरा प्रश्न आपके माध्यम से जनता के साथ यह है कि आखिरकार हम नोटा की तरफ क्यों ना जाएं? आखिरकार हम नन ऑफ द अबव की तरफ क्यों ना जाएं? हमारे संविधान के अनुसार, हमारे न्यायपालिका के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 के बाद नोटा का प्रावधान हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में रखा। और यह भारत देश के अंदर ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर यह ऑप्शन है। लेकिन दुख इस बात का भी है कि चुनाव आयोग के द्वारा या किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा या सरकारी विभाग के द्वारा आज तक नोटा का प्रचार प्रसार या अवेयरनेस कैंप पब्लिक के बीच में नहीं किया गया। आप कहते हैं कि नोटा ही क्यों? मैं कहता हूं आखिर नोटा क्यों नहीं? आपने हाल ही में हुए संसदीय उपचुनाव के अंदर भी देखा होगा, जब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी कहा था कि नोटा से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आज की जो जनता है, जो जागरूक वोटर है, इन सब के माध्यम से प्रदेश की जनता ने अपना रुझान दिखाया और प्रदेश सरकार को ही नहीं, केंद्र सरकार तक को जाकर के फर्क पड़ा। जो सीटें 2-2 लाख के मार्जिन के साथ जीतती थी, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो हारी। और प्रदेश सरकार ने खुद माना कि इस हार का 4-0 का जो स्कोर रहा, इस हार का सबसे बड़ा मुख्य कारण नोटा रहा। अब बात आती है कि हम नोटा को ही क्यों दें? क्योंकि वर्तमान में हम कहते हैं कागजाती तौर पर 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, 1958 में हमारा भारतीय संविधान बना, हमारे को हमारे मौलिक अधिकार मिले। लेकिन आप ये बताइए कि हमारा जो सामान्य वर्ग का परिवार है या हमारा आम जो जनता है, उसके अधिकार कहां कहां पर कितने सुरक्षित है? कौन सी राजनीतिक पार्टी ने राजनीतिक फायदों से हट करके, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से हट करके जनता के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए कितने काम किए?
खास करके हम बात करते हैं जिस समाज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिस संगठन का मैं अधिकारी हूं, मैं सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का प्रदेश युवा प्रभारी हूं, उसके नाते हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 2018 से लेकर के आज तक हमने कई आंदोलन किए, कई भूख हड़ताल की, कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया, कई बार हमने ज्ञापन सौंपे, लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश की जो सबसे अधिक जनसंख्या है, जिसका बाहुबली संख्या लगभग 75% है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो जनसंख्या आज भी अपने संवैधानिक हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। और इसी प्रदेश सरकार के द्वारा यह बोलने के बावजूद कि हम सामान्य वर्ग आयोग देंगे, हम देंगे, उसके बावजूद अभी तक नहीं दिया गया। आचार संहिता लगने से पहले तक हम धन्यवाद मोड पे ही थे। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का जो संगठन है वह प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार था। उनका धन्यवाद हर घड़ी हर पल पे कर रहा था कि आपने फरवरी 2022 को जो नोटिफिकेशन दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बट प्रभु कृपया करके हमारे इस सामान्य वर्ग के परिवार के लिए इस आयोग को, इस सामान्य वर्ग आयोग को कानूनी तौर पर लागू किया जाए, जिसको लेकर के प्रदेश सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, इसको कानूनी तौर पर लागू नहीं किया। तो अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं बचता है, ना कांग्रेस बचती है ना बीजेपी बचती है। हमारी लड़ाई सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की या जितेंद्र राजपूत की लड़ाई ना तो बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ। पिछली बार भी आपकी लड़ाई सामान्य वर्ग को लेकर के थी, यहां तक कि सरकार इन सब बातों को मान भी चुकी थी। वहीं से होकर के नोटा की लड़ाई भी शुरू हुई। पिछली बार भी नोटा का दखल काफी दिखा चुनावों में, किंतु एकजुटता जहां एक ही बात की जा रही थी कि सवर्ण आयोग बनाया जाए, और बाद में जो सारी चीजें धड़ों में बंट गई और सारी की सारी चीजें धाराशायी हुई। आखिर ऐसी स्थिति कैसे बन गई कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर जो पहली बार एक ऐसा मूवमेंट खड़ा हुआ था जब सामान्य वर्ग के परिवारों को ऐसी उम्मीद जागी थी कि अब कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी क्रांति के बीच जिसमें पूरे भारत के अंदर वो बदलाव लाया जाएगा सामान्य वर्ग के परिवार के अंदर। लेकिन चंद कुछ अल्प ज्ञानियों के द्वारा, जी हाँ मैं शब्द को दोबारा रिपीट करूंगा कि चंद कुछ एक अल्प ज्ञानियों के द्वारा, उनके स्वार्थपूर्ण निर्णय के द्वारा, उनकी बदतमीजियों के द्वारा, उनके बदतमीजी रवैयों के द्वारा इस संगठन के अंदर जो फूट पड़ी, उस फूट के कारण से आज दो धड़े बन करके बैठे हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि जब शिमला में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश के आह्वान पर और उसकी अध्यक्षता में हम 10 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे, हम 10 दिन तक भूख हड़ताल में बैठे और 10 दिन के बाद 11वें दिन जब शिमला में 20 अप्रैल को रैली निकाली गई और सचिवालय को घेरा गया हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सामान्य वर्ग के परिवारों के द्वारा, तो वो शांतिपूर्ण और व्यवस्थित था, कोई हुड़दंग नहीं हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री जयराम ठाकुर जी ने माना था कि हम 90 दिन के अंदर जो है सामान्य वर्ग आयोग को लागू करके देंगे। लेकिन जो धड़ा आज की डेट में राजनीतिक पार्टी बना करके बैठा है, जिसने उसका नाम आरडीपी एक शॉर्ट फॉर्म पे रखा हुआ है, राष्ट्रीय देव भूमि पार्टी, तो हम उसको नाम देते हैं, जो हम अनुभव करके बैठे हैं समाज के साथ, हम उसको नाम देते हैं कि यह एक दलाल पार्टी है, रुमित दलाल पार्टी। आर फॉर रुमित, डी फॉर दलाल, पी फॉर पार्टी है। रुमित दलाल पार्टी है क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थों को संपूर्ण करने के लिए समाज के साथ दलाली करी। जब प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 फरवरी में नोटिफिकेशन जनरल कैटेगरी कमीशन के लिए लागू कर दी गई थी, घोषित नोटिफिकेशन कर दी गई थी, तो उसके बावजूद इस आदमी को सरकार के विरोध में या समाज को उकसाने और बरगलाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। जब 16 मार्च को इसने अपनी रैली निकाली और इसने कहा कि हम सचिवालय का घेराव करेंगे, तो उसने वहां जाकर के अपनी राजनीतिक पार्टी बना दी, क्योंकि इसने आना ही राजनीति में था। अगर आप इसका पारिवारिक इतिहास उठा करके देखें तो इसके दादा, इसके पापा, इसके चाचा, वो सब राजनीतिक प्लेटफॉर्म से ही उतरते। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मंशा थी कि अगर ये सामान्य वर्ग आयोग बन जाता है तो मैं राजनीतिक पार्टी कैसे लॉन्च करूंगा, और अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए समाज के साथ दलाली करते हुए इसने समाज की भावनाओं को, समाज की मांग को, समाज की इच्छाओं को तोड़ दिया, और आज की डेट में यह अपनी एक पार्टी बना करके चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। इस समय पूरे देश में चुनावों की एक लहर चली हुई है। क्या लगता है आपको इस वर्ष 2022 के विधानसभा के चुनावों में नोटा कितना कर हावी रहेगा और कितना लोगों तक पहुंचेगा? देखिए गौतम जी, पूरे देश की बात करने वाला अभी मैं तो कहता हूं कि इतना तजुर्बा मेरे पास नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूं, हिमाचल प्रदेश की राजनीति को थोड़ा बहुत समझता हूं। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि नोटा संसदीय उपचुनाव से पहले तक बड़ा अनजान था लोगों के लिए, लेकिन संसदीय उपचुनाव में जब प्रदेश की जनता ने
जहां 53% पूरे हिमाचल की वोटिंग हुई, उसके अंदर अगर 14,000 नोटा दे दिया है तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान के विधानसभा चुनावों के अंदर यह नोटा अपना प्रभाव कितना दिखाएगा। जहां उस समय लोग इतना अधिक नोटा के बारे में नहीं जागरूक थे, आज की डेट में उसके मुकाबले डबल जागरूक हो चुके हैं। और मुझे यह उम्मीद है, हमारा संगठन अपना यह एक टारगेट सेट करके चला है कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 लाख नोटा सरकार को गिफ्ट करेंगे। और नोटा बहुत ही अहम रोल अदा करने जा रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश में होने वाले इन विधानसभा चुनावों के अंदर। हमारी तरफ से सरकार बीजेपी की बने, हमारी तरफ से सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, दोनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो भी सरकार बनेगी अब की बार, हारने वाला तो रोएगा, लेकिन जीतने वाले की बोल चाल सब बदल जाएगी, वो सब अपने आप लाइन पे आ जाएगी। नोटा के अंदर लेकर के यदि बात की जाए तो नोटा को लेकर के लोगों का एक बड़ा ये रहता है कि यार हमें तो आने वाले समय में कोई मानेगा नहीं, ना कांग्रेस हम पे विश्वास करेगी, ना बीजेपी विश्वास करेगी। तो ऐसे में लोगों को कैसे वो एक सामंजस्य बनाया जाए कि नोटा ही क्यों? ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। अब हाल ही में जैसे हम लोगों ने नोटा का प्रचार करना शुरू किया तो हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने हमें अलग अलग तरीके के अलंकार देना शुरू कर दिए कि ये समाज द्रोही है, ये समाज को मिसगाइड कर रहा है, ये अपना स्वार्थ निकाल रहा है, ये अनपढ़ है, ये बेवकूफ है, ये गंवार है, नोटा देने वालों को लोटा पकड़ाओ, नोटा देने वाले जाहिल हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता गौतम जी कि नन ऑफ द अबव जो ये ऑप्शन हमारे ईवीएम में है, जिसको हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, संवैधानिक और कानूनी तौर पर लागू किया है, तो क्या हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अनुभवहीन और अज्ञानी है? क्या वह भी बेवकूफ है? क्या हमारा संविधान और हमारा कानून, क्या वो जो किताबें जिसकी आधार पे, जिन 2 किताबों के आधार पर देश का संचालन होता है, इस समाज का संचालन होता है, इस कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है, वह सब क्या झूठ है? अगर यह ऑप्शन दिया गया तो ये इसीलिए दिया गया है, हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने अपना घर परिवार कारोबार देखना, अपना समाज देखना है। लेकिन जो राजनीतिक दल ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काम आप लोग ही करिए, लेकिन आप लोग जो समाज को दरनिकार करके बैठे हैं और अपनी राजनीतिक इच्छाओं को ही साध रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सस्पेंशन ऑर्डर की तरह है। लोग हमें कहते हैं कि नोटा ही क्यों, क्योंकि पार्टी तो जिसने जीतना है वो जीतेगी। अरे हमने कब कहा कि पार्टी ना जीते? पार्टी जीते, लेकिन नोटा इज अ काइंड ऑफ अ सस्पेंशन ऑर्डर कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे एक सरकारी अधिकारी अगर अपने कार्य प्रणाली को ढंग से नहीं करता है तो उसके उच्च अधिकारी उसको 1 महीना, 2 महीना, 1 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं। जब वो सस्पेंड होकर के वापस आता है तो उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी बोल, उसकी चाल सब सुधर जाती है। तो हम एक सस्पेंशन ऑर्डर समाज की तरफ से सरकार को देना चाहते हैं, इस व्यवस्था को देना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो अभी तक निर्णय लिए गए हैं समाज हित के लिए या समाज के खिलाफ, उन निर्णयों से हम सहमत नहीं है, हमें आप में से कोई नहीं चाहिए, या तो आप अपने काम करने की शैली को बदल लीजिए। आपकी लड़ाई सवर्ण योग को लेकर के है, आपकी लड़ाई एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के है, आपकी लड़ाई आरक्षण के खिलाफ है। इन सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ तक कि हिमाचल की यदि बात की जाए तो अधिकतर स्वर्ण जाति के लोग विधानसभा में पहुंचते हैं। तो क्या ऐसे में आप दलित समुदाय से जो लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं? जी देखिए, ऐसा दलित समुदाय का विरोध नहीं है, ना भाजपा का विरोध है, ना कांग्रेस का विरोध है, ना दलित समाज का विरोध है। मेरा अगर व्यक्तिगत और संगठन की तरफ से विरोध है तो वह उस जातिगत नीति, नियम, कानून और व्यवस्था और उस जातिगत विचार और उन समाज विरोधी विचारों के खिलाफ विरोध है। हाँ, मैं विरोध कर रहा हूं। हमारे जिला कुल्लू की विधानसभा सीट से भाजपा के बागी विधायक, क्या बोला मैंने जी, भाजपा के बागी विधायक श्री राम सिंह जी का मैं विरोध करता हूं। मैं खुलेआम विरोध कर रहा हूं, उनके प्रथम दिन से विरोध कर रहा हूं कि अगर उनको टिकट मिलता है तो मैं विरोध करूंगा, और उनको टिकट तो नहीं मिला, वो आजाद लड़ रहे हैं, तो मैं तब भी उनका विरोध करूंगा। इसलिए नहीं कि वो दलित समाज से हैं, मेरा आज तक कभी उनसे ना व्यक्तिगत मिलना हुआ है, ना कोई चर्चा हुई है, ना हमारा अभी कोई व्यक्तिगत कोई जान पहचान, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मंच से कई बार बोला है कि मैं दलित समाज का नेता हूं। अरे अगर दलित समाज के आप नेता हैं तो वोट भी दलित समाज से मांगिए। जब आप यहाँ देव सदन में या अटल सदन में मीटिंग्स कर रहे होते हैं, आयोजन कर रहे होते हैं अपने अनुसूचित जाति के लिए, तो उस समय आप उनके अधिकारों की बात करते हैं, आप स्वर्ण समाज के अधिकारों की बात नहीं करते हैं। तो अगर आप स्वर्ण समाज के अधिकारों की बात नहीं करते हैं तो आपको स्वर्ण समाज से वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। मैं उनका विरोध इसलिए करता हूं कि जब शहर में या हमारे जिला कुल्लू के अंदर या कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी एट्रोसिटी एक्ट लगता है तो आज तक उन्होंने कभी भी
अपने दलित समाज को, या अपने दलित समाज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा मैं दलित समाज का नेता हूं, दलित समाज को और सवर्ण समाज के भाइयों को साथ बिठा करके यह नहीं बोला है कि आप आपस में समझौता कीजिए, उसको क्लोज कीजिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी ने भी यह कहा कि 95% केसेस जो एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के हैं ये झूठे लगाए जाते हैं। आज राम सिंह जी का हम विरोध कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो दलित समाज से, इसलिए कि उनकी जो विचारधारा है वह सिर्फ एक समाज तक अटी हुई है कि मैं इस समाज का लीडर हूं। अभी हाल ही में जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया तो उस दौरान का मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों का अनुभव है, उसको सींचा है, मैंने अपने खून पसीने के साथ खड़ा किया है, और वर्ष 2017 में भी मैंने टिकट मांगा था अपनी हाईकमान से, तो हाईकमान ने यह कहा था कि आप अपनी विधानसभा में काम कीजिए, आप 2022 में देखेंगे। मैंने 2022 में भी 2022 के लिए भी पिछले 5 वर्षों से काम किया अपने विधानसभा क्षेत्र में, बहुत मेहनत की उन्होंने, ऐसा उन्होंने कहा। और 2022 में जब उनकी हाईकमान ने उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने ये कहा, तो तब मैं फिर बागी हो गया, और तब मैं फिर भारतीय जनता पार्टी से, जिस पार्टी की वजह से उनका मान सम्मान नाम है, पहचान है, उस पार्टी को उन्होंने धोखा दिया, उनके साथ बगावत करी, और आज अपना टिकट खुद इंडिपेंडेंट होकर के लड़ रहे हैं चुनाव। तो मेरा उनसे यह कहना है कि सामान्य वर्ग का जो परिवार है, उसका जो बच्चा है, जो 100% नंबर लेने के बावजूद जातिगत आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता है, अगर कहीं नौकरी प्राप्त कर ली है तो जातिगत आरक्षण की वजह से पदोन्नति नहीं प्राप्त कर पाता है, और एट्रोसिटीज SC/ST एक्ट जैसे काले कानून की वजह से जिसका करियर खत्म हो जाता है, जिसके ऊपर कानूनी धाराएं लग जाती हैं, क्या हमारा स्वर्ण समाज जो पिछले इतने वर्षों से इन सबसे प्रताड़ित हो रहा है, शोषित हो रहा है और अपने अधिकारों से वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित इसलिए है कि हमारा बच्चा 100% नंबर लेकर के अगर जॉब नहीं लग पा रहा है सरकारी, या सरकारी योजनाओं का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, या हमारे किसी अधिकारी को पदोन्नति नहीं मिल रही, तो उसके अधिकार से तो वंचित हो रहा है। अगर पिछले इतने वर्षों से हमारा समाज ही वंचित हो रहा है, तो आखिरकार फिर हम क्यों ना बगावत करें सरकार के खिलाफ? हमारा प्रश्न उनसे यह है। अगर आप नेता हैं राम सिंह जी, तो आप नेता किसी एक समाज, एक जाति, एक वर्ग के नहीं है, आप नेता हैं फिर पूरे समाज के। आपको पूरे समाज के लिए बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपने अपनी विचारधारा, जो छुपी हुई विचारधारा आपके अंदर है कि मैं सिर्फ दलित समाज का नेता हूं, तो आप सिर्फ फिर दलित समाज से ही वोट मांगिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कुल्लू विधानसभा के अंदर मौजूद सभी सामान्य वर्ग के वोटरों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरह की जातिवादी विचारधारा के नेताओं को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, उनको बिल्कुल वोट ना दें, जिन्होंने खुले मंच पे ये कहा कि मैं दलित समाज का नेता हूं। अगर ये दलित समाज के नेता हैं तो इन्हें बोलिए दलित समाज से जाके वोट मांगिए। ना तो एट्रोसिटी में संशोधन हो रहा है, ना सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, और ना ही सवर्ण आयोग लागू हो रहा है। विधानसभा में सबसे ज्यादा लोग सवर्ण आयोग के हैं, आखिर दिक्कत कहां है? आपने सबसे पहले मेरे को पॉइंट किया कि ना तो संशोधन हो रहा है एट्रोसिटी एक्ट में, ना जातिगत आरक्षण बंद हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा संशोधन हो रहे हैं, इनमें संशोधन हो रहे हैं सर। संशोधन कैसे हो रहे हैं कि 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा यह एट्रोसिटीज SC/ST एक्ट लागू किया गया था, और मात्र 4 आर्टिकल्स थे इसके अंदर कि सामाजिक स्तर पे किसी के साथ जातिगत भेदभाव ना हो। हम भी मानते हैं हमारे देश भारत का जो भी नागरिक है उसके साथ किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। गौर से सुनिएगा मेरे शब्दों को, मैं सामाजिक भेदभाव की बात कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत तो मेरी अपनी जिंदगी है सर। आप मेरे ब्राह्मण भाई हैं, तो जरूरी थोड़ी मैं आपको झूठा खाऊं या मैं आपको अपना झूठा खिलाऊं, तब हमारा भाईचारा प्रेमचारा बढ़ेगा। आपकी पुत्री है, मेरी पुत्री है सर, है ना, हम दोनों की बेटियां हैं, तो हम क्या अपनी बेटियों को सिर्फ शादी का मटेरियल बनाएं कि जब हम शादी करेंगे तभी हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा, समानता का अधिकार आएगा? क्या हमारे समाज के अंदर हमारी बेटियों को सिर्फ शादी का एक टुकड़ा समझा हुआ? क्या हमारी बेटी धर्मपुत्री नहीं बनाई जा सकती? क्या हम बेटी को धर्म बहन नहीं बना सकते? एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जहां 4 आर्टिकल थे, वहां वो 21 हुए, वहां से वो 40 हुए, और आज की डेट में मुझे जान के हैरानी होगी, हाल ही में भुंतर में एट्रोसिटी एक्ट लगा। शर्म की बात है, मुझे पता लगा कि 75 आर्टिकल्स हो गए हैं जिसके आधार पर एट्रोसिटी एक्ट लगता है। जनाब, आप तो टेढ़ी आंखों से भी नहीं देख सकते किसी को। अगर आपने कहीं ऐसे देख लिया कि मैं इसको पहचानूं, ये कौन है, तो उसने देख लिया, तो आपको पहचान लिया, तो थाने में रिपोर्ट कर देगा, टेढ़ी आंख से देख रहा था मेरे को, तब भी एट्रोसिटी एक्ट लगे। संशोधन हो रहे हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के खिलाफ हो रहे हैं। लोग कहते हैं मेरे को कि तू हिंदुओं को तोड़ रहा है। अरे मैं पूछता हूं हिंदू कौन है? इन सरकार के लिए ड्यूरिंग इलेक्शन हम लोग हिंदू होते हैं,
हिंदू हित की जो बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा। हम कहते हैं जो स्वर्ण हित की बात करेगा अब वो प्रदेश पे राज करेगा। क्यों? हम हिंदू होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर योजनाएं बनती हैं जनरल, SC ST OBC के नाम पे। वेलफेयर फंड हर साल रिलीज होता है भारत के अंदर, 1,35,000 करोड़ रुपए SC ST के वेलफेयर के लिए दिया जाता है। 1,35,000 करोड़ रुपया दिया जाता है। और जनरल कैटेगरी के लिए क्या दिया था? अ बिग जीरो। आप कहते हैं जातिगत आरक्षण में संशोधन, या जातिगत आरक्षण में दुनिया भर का संशोधन हो चुका है। हमारा बच्चा पैदा भी नंगा होता है, मरता भी नंगा है। एक समाज विशेष वर्ग है, उसका बच्चा अगर पैदा होगा तो पैदा होते उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है जातिगत आरक्षण का। उसको विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ, वित्तीय लाभों का फायदा मिलना शुरू हो जाए, चाहे शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, स्कूलिंग, कॉलेज से लेकर के, स्किल से लेकर के, मैरिज से लेके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेकर के, जॉब से लेके, लॉ से लेके, प्रमोशन से लेके, रिटायरमेंट से लेके, कितने बेनिफिट्स देंगे सर। उसके बाद भी हमारे कुछ भाई कहते हैं कि हमको समानता का अधिकार चाहिए। अरे मैं कहता हूं पिछले इतने वर्षों से 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भी समानता का अधिकार चाहिए। देश के अंदर IAS IPS HAS MLA MP प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सब बन गए, जाति के आधार पर बन गए सर। राष्ट्रपति महोदय जी भी कहते हैं कि मैं दलित हूं। अगर राष्ट्रपति बनने के बाद भी अगर हमारे राष्ट्रपति महोदय जी कहते हैं कि मैं दलित हूं, और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, तो इसके बाद कौन सी समानता चाहिए? कि अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के बाद, और IAS और HAS और IPS बनने के बाद, HS बनने के बाद, गवर्नमेंट अधिकारी MLA MP बनने के बाद भी आप कहते हैं मैं दलित हूं। अब यही बात आ गई ना, फिर राम सिंह जी हमारे कहते हैं मैं दलित समाज का नेता हूं। अभी भी तो आरक्षण ले रहे हैं ना वो तो इतने सामर्थ्यवान है कि 10 परिवार को पाल सकते हैं। तो क्या उन्होंने किसी ने पहल करी आरक्षण छोड़ने की? कोई एक आदमी बता दो मेरे को इस समाज के अंदर से जिसने उठ करके सामने आया और बोलता कि मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं 10 परिवार को पाल सकता हूं। दुनिया भर के, हमारे कुल्लू के अंदर ऐसे बहुत सारे परिवार है जो 10 गरीब परिवार को पाल सकते हैं, अपने समाज के या हमारे समाज के, किसी भी समाज के, हिंदू समाज के। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं अपना आरक्षण त्यागता हूं, कोई नहीं कहता है सर। उसके बावजूद भी समानता के अधिकार की बात करते हैं। बात हुई थी नोटा से शुरू, और कार्यक्रम में हम नोटा को लेकर के, जहां इसमें कोई दो राय नहीं कि हाईकोर्ट ने नोटा शुरू किया था, और सरकार की पूरी जिम्मेवारी, इलेक्शन कमीशन की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रहा है वोट देने के लिए, उसी तरह से जागरूक करना चाहिए था। कि नोटा भी उसके अंदर एक बटन है, यदि आपको अपनी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव का बटन भी दबा सकते हैं। आपने नोटा की पहल करी, कार्यक्रम के अंत में नोटा को लेकर के आपका कोई संदेश? सारा हिमाचल डोल रहा है, नोटा नोटा बोल रहा है। तो हमारी सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की तरफ से, मेरा जितेंद्र राजपूत की तरफ से, हिमाचल प्रदेश के सभी प्रबुद्ध जनों से यह विनम्र निवेदन है कि वर्षों से हमने कांग्रेस की सरकार की भी देखी और हमने बीजेपी की सरकार भी देखी। हमने ये नेता भी देखा, हमने वो नेता भी देखा। चुनाव से पहले ये हमारे चरणों में, और चुनाव के बाद 5 साल तक हम इनके चरणों में। एक बार जो लोग ये कहते थे नोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने खुद ही माना कि नोटा ने हमारी गेम खत्म कर दी। और जो लोग आज भी कहते हैं कि नोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर अंदर उनको आग लगी है, पता नहीं नोटा से टिकट किसका कट जाएगा, यहाँ पे किसकी सीट हार जाएगी, पता नहीं किसी को। तो मेरा आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साझा करें। अगर आपको यह संदेश फ्रूटफुल लगता है, मीनिंगफुल लगता है तो, अन्यथा मत करना। और निवेदन यही है कि अधिक से अधिक संख्या में नोटा दबाएं। और यह निवेदन है कि अगर आपके घर में 5 वोट हैं तो मुझे 5 वोट नोटा के नहीं चाहिए, पर एक घर से 1 नोटा जरूर चाहिए। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक घर से सिर्फ 1 नोटा के लिए वोट चाहिए। अगर आपके घर में 5 वोटर हैं तो 5 के 5 वोट आप हमें मत दीजिएगा, कांग्रेस को देने कांग्रेस को दीजिएगा, बीजेपी को देने बीजेपी को दीजिएगा, लेकिन एक घर से 1 नोटा जरूर दीजिएगा। मेरा यही संदेश आपसे है। और यही उम्मीद है कि इस विधानसभा के चुनावों के जब परिणाम दिसंबर में निकलेंगे तो नोटा सबसे अलग खड़ा होकर के अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा होगा। और मेरा यह मानना है, मुझ पे विश्वास कीजिए, अगर 1 लाख से ऊपर यह नोटा की संख्या इस विधानसभा चुनाव में गई तो हारने वाला तो रोएगा, सारी उम्र रोएगा, लेकिन जीतने वाले की बोल चाल ढाल सब बदल जाएगी। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ थे सवर्ण आयोग के गठन को लेकर के पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे जितेंद्र राजपूत जी। अगले कार्यक्रम में एक और शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर,
फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु रेजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपीज, सुंदरनगर जिला मंडी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।